नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की चेतावनी पर रूस के जवाब और भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कामयाबी पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। धरती पर सकुशल उतरा एक्सियोम 4 स्टेशन में 14 दिन रहकर लौटे शुभांशु के अलावा 3 अंतरिक्ष यात्री। कई अनुसंधान को सफलतापूर्वक दिया अंजाम। गगनयान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा अभियान। एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर भारत का कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को जड़ से खत्म करना बताया जरूरी। चीनी राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पिछले दिनों लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को लेकर की शिकायत। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुली बातचीत जारी रखने पर जताई सहमति। ड्रूज अल्पसंख्यकों के समर्थन में इजरायली सैनिकों के हमले के बाद सीरियाई सेना ने की युद्ध विराम की घोषणा। ड्रूज समुदाय ने सीरियाई सरकार पर लगाया नरसंहार का आरोप। 2 दिनों में 100 लोगों की मौत। सूडान में 2 साल बाद भी नहीं थमा संघर्ष। राजधानी दारफुर के करीब पहुंचा आरएसएफ। उत्तरी कोर्डोफन राज्य में करीब 300 लोगों को उतारा मौत के घाट। यूएन ने भीषण मानवीय संकट की दी चेतावनी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, वहीं यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने की घोषणा भी कर डाली। अमेरिका की इस नीति को लेकर रूस और उसके सहयोगी देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। वहीं ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अपनी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का नाम भी ले लिया। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने की मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। नाटो महासचिव के साथ अपनी हालिया मुलाकात के दौरान ट्रंप ने रूस को युद्ध विराम समझौता करने के लिए 50 दिन का समय दिया है। साथ ही उन्होंने रूस पर टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता है तो करीब 100% तक के टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सेकेंडरी टैरिफ होंगे जो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी लागू होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भेजने की भी मंजूरी दी थी, जिसके लिए जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन समेत नाटो के कई यूरोपीय साझेदार देश मिलकर भुगतान कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के इन कदमों के बावजूद यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने ट्रंप के इस रुख को सकारात्मक तो बताया, पर साथ ही उन्होंने कहा कि जहां रोज निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है, ऐसे में 50 दिन बहुत लंबा समय है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम को ड्रामेबाजी बताया है। रूस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इन फैसलों की वजह से पहले से रुके हुए शांति के प्रयासों में और देरी हो सकती है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस नए प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। साथ ही रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस इस तरह के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा। वहीं चीन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती और दबाव से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हाल ही में जब ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बेहद नाखुश हैं, तो यह सवाल उठा कि कैसे लगातार पुतिन की तारीफ करते रहने वाले ट्रंप का रवैया अचानक इतना बदल गया। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स का ध्यान एक हालिया घटना की तरफ गया, जब ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया था कि किस तरह उन्होंने जब फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को बताया कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बेहद अच्छी बातचीत हुई और शायद जल्द ही ये सब खत्म हो जाए,
तो फर्स्ट लेडी मेलानिया ने कहा कि रूस तो अभी भी यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है और अभी अभी वहां एक नर्सिंग होम पर बम गिराया गया है। दुनिया भर के विश्लेषक सवाल कर रहे हैं कि क्या फर्स्ट लेडी मेलानिया यूक्रेन नीति पर राष्ट्रपति ट्रंप की समझ को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में आखिर देखना होगा कि ट्रंप रूस के खिलाफ अपनी इस नई नीति पर कितना कायम रह पाते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पहला सवाल यही है कि कल से जो सिचुएशंस हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, वो काफ़ी बदल गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 50 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं रूस को, और नहीं तो रूस और उनके जो सहयोगी देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की वो बात कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार देने की बातचीत हो चुकी है। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? क्योंकि रूस की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के इस रुख का असर कुछ रूस पर होगा? देखिए, जहाँ तक जोशी जी मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो शुरू में यही कह कर के आए थे कि मैं हर तरह से ये रशिया यूक्रेन युद्ध को बंद कर दूंगा। और उनका कहना था कि अगर मैं पावर में होता तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। तो उससे दो चीज दिखती है। एक तो यह है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग या तो रशिया के बारे में या यूक्रेन के बारे में या यूरोप के बारे में थोड़ी कम रही। क्योंकि अगर वो ये जानते होते कि ये इस वॉर को अमेरिका ही शुरू करने वाला था पहले हद तक, दूसरे यूरोपियंस हैं, और ये वार कब का खत्म हो गया होता, ना कोई अमेरिका रशिया उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई यूक्रेन का हिस्सा ले पाता। क्योंकि 1.5 महीने के अंदर ही जब युद्ध हुआ था तो दोनों साइड यूक्रेन और रशिया दोनों मान गए थे कि युद्ध विराम होगा। और उसमें जो जेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि हम तैयार हैं और नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। ये रशिया की एक बड़ी रेड लाइन थी शुरू से, जिसकी वजह से युद्ध हुआ सारा। अब उसको जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जॉनसन और प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने कहा कि रशिया इस वक्त वीक पोजीशन में है और हम इसको डिफीट कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। आज की डेट हो गया 3 साल होने जा रहा है और अभी तक यूक्रेन को इतने लॉसेस हुए हैं। रशिया के भी बहुत लॉसेस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद लड़ाई आज जो है काफी हद तक रशिया के फेवर में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी की है, 6 बार बात की है एक्चुअली। और ये बात हो रही थी कि किस तरह से खत्म हो जाएगा, बाद युद्ध हो जाएगा। पुतिन का कहना है कि ये जो मेन चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, रेड लाइंस है उनकी, उसके बारे में सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और उसी वक्त उस बीच में हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन देश जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है। और इसीलिए पुतिन का ये करना जो है, उससे वो अपना फोर्स के जरिए इस चीज को सेटल करना चाहते हैं। तो सिचुएशन मैं समझता हूँ बहुत खराब है। जहां तक रही बात सैंक्शंस की या टैरिफ्स की, उन्होंने बोली तो अब रूस के साथ उनका ट्रेड ही कितना है, और जो ज्यादातर ट्रेड उनका डायरेक्ट है वो उन आइटम्स को लेकर के है जो अमेरिका को बहुत आवश्यक है। चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो यूरेनियम हो, या जो भी चीज वो रशिया से लेते हैं, वो उनके लिए खुद के लिए बहुत आवश्यक है। और उसको जानबूझ के उनके एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाला हुआ है। रही बात बाकी चीजों की, सैंक्शंस की, तो भले ही वो और सैंक्शन लगा दें उनके ऊपर में, लेकिन मैं नहीं समझता कि सैंक्शन के चलते रशिया इस बात से डरेगा या इस बात से वो मान लेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप, चूंकि पुतिन भी खुद, रशिया भी एक तरह से काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुका है, मानिए आप इस बात को। और यूक्रेन की तो आपको पता ही है सारी हालत, बेचारा 25-30% उनकी लैंड ले लिया गया, पूरा वो सब हालत खराब है। उनके पास इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं है, और वो डिपेंडेंट है टोटली अमेरिका और उसके ऊपर। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा कि जब प्रेसिडेंट पुतिन जगह जगह पूरा हिट कर रहे हैं कीव में, इधर उधर, और आपने मेलानिया ट्रंप का भी बताया ये सारी बात, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनको लगा कि भाई अब मुझे पब्लिकली, क्योंकि प्रेशर वहां पर बहुत है, जो प्रो यूक्रेनियन लॉबी है वो काफी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। तो उसके चलते उन्होंने कहा कि हम पेट्रियट मिसाइल देंगे। लेकिन वो पेट्रियट मिसाइल्स डायरेक्टली उसको नहीं दे रहे, वो यूरोपियन कंट्रीज खरीद के तब प्रोवाइड करेंगे। आप ये समझिए। तो ट्रंप का कहना है कि वो कोई पैसा वैसा नहीं खर्च करने वाले हैं, वो अमेरिकन एक्सचेकर की तरफ से इस युद्ध में नहीं जाएंगे। तो ये अनिल जी, एक इस तरह सब से के रशिया बीच के ऊपर जो प्रेशर है। रूस और
अमेरिका के बीच में या रूस और यूक्रेन के बीच में एक बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। कई बार रूस के अधिकारियों की ओर से या रूस के नेताओं की ओर से ये कहा गया कि यूरोप के दो बड़े देशों का उन्होंने नाम लिया, जर्मनी का, ब्रिटेन का, और बाकी जो यूरोपीय ताकतें हैं वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बातचीत को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसको क्या कुछ आप किस तरह से देखते हैं? वही मैंने आपसे कहा ना, मैंने कहा कि मेन चीज जो है वो हर बार बात सिर्फ यूरोप के ऊपर आकर के रुक जाती है। यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, अब ये सारे कंट्रीज की इनकी हिस्ट्री है। रशिया के साथ में अगर आप देखें तो इनकी लड़ाइयाँ बहुत सालों से, एम्पायर्स के टाइम से चली आ रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो नेपोलियन थे उनकी डिफीट रशिया में हुई। जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद में उसकी डिफीट जाकर के रशिया में हुई, और उसी के चलते हुए जो है वो वॉर्स रुके। तो उनको वो एक हिस्टोरिकल एक तरह का वो भी है उसकी वजह से। दूसरा ये है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है सब कंट्रीज के बीच में, क्योंकि रशिया का पावर तो है ही है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर देश है, और उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को काफी नीचे ले आया है यूज करने के लिए भी, क्योंकि वो समझता है कि लड़ाई यूक्रेन के साथ नहीं है, ये लड़ाई उनके और यूरोप और वेस्ट के साथ है। तो ये इस बात के लिए तो वो हमेशा से तैयार है। लेकिन हाँ, इसमें लड़ाई में सबका नुकसान होता है। तो अगर किसी भी तरह से, चाहे इस प्रेशर की वजह से या जैसे भी हो, अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है अनिल जी, तीसरा और अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि ये विषय आज कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये आया है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप का नाम लिया है, क्या एक तरह की बहस शुरू हो गई है कि क्या मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति है उसको प्रभावित करती हैं या कर रही हैं? इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये ऐसे ही सरल तरीके से दिया हुआ बयान है या इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, आई मीन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इनोसेंट लोगों की जान जाती है। यही नहीं है कि खाली आर्मी के लोग ही मरेंगे। तो अगर मीडिया में आजकल बहुत कुछ दिखाया जाता है तो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं होता है। हम लोग को भी यहाँ बैठकर कह नहीं सकते कि कौन हुआ। अब वहां पर वो देख रहे हैं मीडिया में ये न्यूज कि भाई बच्चे मर रहे हैं या इस तरह से अटैक हो रहा है उसके ऊपर में, तो उन्होंने जरूर बोला होगा इस बात में कि, और इसका मतलब यह है जब ट्रम्प के बयान आए हैं कि मैं सोचता था कि पुतिन सीरियस है, बट पुतिन तो सीरियस नहीं है लड़ाई रोकने के लिए। तो अब एक तरह से, चाहे वो मेलानिया ट्रम्प की वजह से हो या वहां पर जो लॉबीज हैं या यूरोपियन पार्टनर्स की वजह से हो, इन नेटो की अभी मीटिंग हुई थी, आपने देखा है, और ये जो उन्होंने बात कही 100% ट्रैफिक टैरिफ की, वो भी नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ मीटिंग में कही उन्होंने। तो ये हो सकता है कि उनको ये समझ आ रहा हो कि रशिया जो है बिल्कुल मानता नहीं। अगर आपको याद होगा कि पहले टर्म में भी उन्होंने कोशिश करी थी थोड़ी सी, लेकिन उस वक्त जो अमेरिका की डीप स्टेट थी उसने वो नॉर्मलाइज टाइज नहीं होने दी रशिया यूक्रेन का। सबसे ज्यादा सैंक्शंस ट्रम्प के पहले नंबर 1, जब ट्रम्प 1.0 में रशिया के ऊपर लगी थी। तो इस बार भी हो सकता है कि ये बढ़े, लेकिन आशा ये करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से ये युद्ध को रोका जा सके। वो सबसे बहुत जरूरी है सारी दुनिया के लिए। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार दूसरी खबर की ओर हम जाएंगे। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से।
मैं तेनू क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस आ गए हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अंतरिक्ष यात्री एक कैप्सूल के जरिए अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर उतरे। शुभांशु के अंतरिक्ष से वापस आने से जहां एक ओर भारत में खुशी की लहर है, वहीं शुभांशु की ये यात्रा भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये यात्रा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। The ocean there, Dragon is about to touch down in just a few seconds here. करोड़ों भारतीयों के साथ दुनिया की नजरें टिकी थी कैलिफोर्निया के तट पर। अरबों निगाहें उस पल के इंतजार में खड़ी थी जब एक्सियोम 4 मिशन सफलतापूर्वक वापसी के लिए इतिहास रचने के करीब थी। 18 दिन का लंबा इंतजार भारतीय समयानुसार करीब 3 बजे खत्म हुआ। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अंतरिक्ष यात्री की धरती पर वापसी के साथ। शुभांशु जब कैप्सूल से बाहर आए तो उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। हाथ उठाकर उन्होंने सबका अभिवादन किया। शुभांशु के चेहरे पर सफलता की चमक थी तो संतोष भी साफ नजर आ रहा था। ये क्षण भारत के लिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि शुभांशु पहले भारतीय हैं जिन्होंने किसी निजी मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और सुरक्षित वापस लौटे। दरअसल एक्सियोम 4 की धरती पर सफलतापूर्वक वापसी के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल मिशन के दौरान शुभांशु ने न केवल भारतीय अंतरिक्ष प्रयासों का प्रतिनिधित्व किया बल्कि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक शोध और तकनीकी प्रयोग में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसलिए एक्सियोम 4 मिशन को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते कदमों का प्रतीक माना जा रहा है। मिशन पायलट के तौर पर शुभांशु की जिम्मेदारी लॉन्चिंग और वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट उड़ाना, उड़ान के दौरान सिस्टम की जांच करना, आईएसएस के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को संभालना और बोर्ड पर होने वाले ऑपरेशनों में सहयोग देना शामिल रहा। आईएसएस पर प्रवास के दौरान शुभांशु ने विभिन्न शोध प्रयोगों को अंजाम दिया। वह स्पेस बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य विज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभाग से संबंधित 60 से ज्यादा प्रयोग को अंजाम दिया, जिनमें से 7 भारत के नेतृत्व में हुए। शुभांशु ने योग के प्रदर्शन और क्रू के पोषण के साथ शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारतीय भोजन पर फोकस करने जैसी योजना को भी बखूबी निभाया। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस सेंटर में अपने प्रवास के अंतिम सप्ताह में किसान की भी भूमिका निभाई। अनुसंधान के तहत अंतरिक्ष में खेती के प्रयास के तहत मूंग और मेथी के बीज उगाए। उन्होंने पेट्री डिश में सफलतापूर्वक अंकुरित हो रहे बीजों को आईएसएस पर एक स्टोरेज फ्रीजर में रख दिया। दरअसल ये खेती अंतरिक्ष में हो रहे एक शोध का हिस्सा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि सूक्ष्म माइक्रोग्रेविटी अंकुरण और पौधे के शुरुआती विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर खुशी जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपनी समर्पण, साहस और पथ प्रदर्शक भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। बहरहाल शुभांशु की यात्रा मिशन अंतरिक्ष की तरफ एक कदम भर नहीं है, बल्कि भारत की एक बड़ी छलांग है, जो न सिर्फ देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय लेले, स्पेस एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, सीधा सवाल आपसे यह है कि इन 14 दिनों में शुभांशु ने क्या कुछ अंतरिक्ष के ऐसे रहस्य हैं जिनका अनुभव किया, जिनको सीखा, या जो वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किए वो भारत के जो काम आ सकते हैं? क्या कुछ ऐसे प्रयोग हैं, ऐसे रहस्य हैं जो उन्होंने वहाँ पे सीखे हैं या अनुभव किए हैं? अजय जी। मेरे विचार से हमें खाली ये 18 दिन जो अंतरिक्ष स्टेशन पे रहे थे उसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो सफर शुरू हुआ था वो 2019 के ट्रेनिंग से शुरू हुआ था। वो पहले रूस में ट्रेनिंग हुआ, फिर भारत में ट्रेनिंग हुआ, किसी यूरोपियन एजेंसी के साथ ट्रेनिंग हुआ, फाइनली उनका नासा में भी ट्रेनिंग हुआ। सो उन्हें ऊपर जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से हर पहलू के ऊपर ट्रेन किया गया था। अगर हम उनका मिशन देखें तो वो मिशन में भी शुरुआत में लॉन्चिंग में कठिनाइयाँ आई थी। वेदर के कारण मिशन डिले हुआ था, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो अगर हम ये पूरा उनका मिशन का परीक्षण करें तो हमें ये पता चलता है, पहली चीज़ तो कि वो एक मेंटली बहुत स्ट्रांग इंसान है, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो इतने सारे जो बाधा आई थी मिशन के दौरान उससे ऊपर उभर के नहीं आते। जब उनका मिशन सक्सेसफुली 25 जून को लॉन्च हुआ और उनका डॉकिंग भी सक्सेसफुल हुआ और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनका जो 18 दिन का समय था वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक बड़े ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा थे। 4 अंतरिक्ष उनको मिला के गए थे। टोटल 60 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ये 4 अंतरिक्ष द्वारा। अगर हम अब देखेंगे तो एक्सियम 4 एक प्राइवेट एजेंसी है, एक्सियम एजेंसी है, उनका एक चौथा मिशन था जहाँ पे वो अंतरिक्ष को लेकर आसमान में गए थे। एक्सियम का खुद का एक एजेंडा है कि वो खुद का पहला एक स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिसको प्राइवेट स्पेस स्टेशन कह सकते हैं। सो पहले 3 मिशन में भी और ये मिशन में भी एक्सियम ने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर हम पूरे एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो कम से कम मेरे विचार से 20-22 कंट्री से ज़्यादा लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स डेवलप करने में हिस्सा लिया था। भारत के 7 स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स थे और शुभांशु शुक्ला ने 5 नासा के एक्सपेरिमेंट्स में भी कार्यभाग किया था। भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो इसरो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहली बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए थे। इसरो ने काफ़ी सारी प्रगति की है, लेकिन आज तक इसरो के पास एक मौका नहीं था कि वो माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले शुक्ला ग्रुप कैप्टन ये पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। सो इसरो के पास ये पहला मौका था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के साथ कोलैबोरेट किया और 1-2 एजेंसी भारत की जिनके साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया। ये एक्सपेरिमेंट्स को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हिस्सा ये था कि वो मानव का माइक्रोग्रेविटी में सस्टेनेंस कैसा रहता है, उनकी बोन डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, उनके मसल के पेशियों के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी और वो एक एक्सपेरिमेंट उसके लिए बनाया गया था। दूसरा, जैसा कहा गया था आपके वीडियो में कि स्पेस एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेरिमेंट्स थे, मेथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे, स्प्राउटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे। तो आने वाले दिनों में भारत का प्रोग्राम खाली ये मिशन तक सीमित नहीं है। आने वाले दिनों में भारत एक गगनयान प्रोग्राम करने जा रहा है जिसमें भारत के अंतरिक्ष आसमान में जाएंगे। जरूरी है कि भारत के अंतरिक्ष जब आसमान में जाएंगे तो उनको जो खाने की ज़रूरत होगी वो भारतीय मूल के लोगों को जिस खाने में रुचि होती है वैसे ही खाने की ज़रूरत होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट्स एक एग्रीकल्चर इन ब्रॉड सेंस एंड इंडियन फूड इन अ नैरो सेंस आई कैन से की एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे।
और तीसरा एक्सपेरिमेंट माइक्रो algae के ऊपर था। तो बेसिकली ऑक्सीजन के बारे में, बायोफ्यूल के बारे में जानने की कोशिश की गई थी। सो भारत के जो आने वाले मिशन हैं उसको ये एक्सपेरिमेंट्स का काफी फायदा होगा। ठीक है अजय जी, काफ़ी विस्तार से आपने ये जानकारी दी। मुझे अब दूसरा सवाल आपके सामने रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। यहाँ पे काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि वो क्या कुछ वहाँ से जानकारी लेके आए हैं और किस तरह से ये भारत का जो आने वाला मानव मिशन है उसमें काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी शी जिनपिंग तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि चीन और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद खुली बातचीत जारी रखेंगे और सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करेंगे। बैठक की शुरुआत में शी ने कहा कि चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में और अधिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने ड्रूज बहुल शहर सुवेदा में युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा है कि बोडोइन जनजातियों के साथ कई दिनों तक चली घातक झड़पों के बाद शहर के जाने माने और गणमान्य व्यक्तियों के साथ समझौता हो गया है। इस बीच सीरियाई सरकारी बलों के ड्रूज शहर में प्रवेश करने के बाद इजरायल ने मंगलवार को ड्रूज अल्पसंख्यकों के समर्थन में सुवेदा पर हवाई हमले शुरू कर दिए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चेतावनी दी है कि इजरायली निवासियों और सुरक्षा बलों ने हाल के सप्ताहों में पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों की हत्या, हमले और उत्पीड़न में वृद्धि की है। इस बीच सैन्य सेवा के विवाद में एक धार्मिक पार्टी ने इजरायल के सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़ दिया है, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास संसद में बहुत कम बहुमत रह गया है। सुडानी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कहा कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि आरएसएफ ने शनिवार को उत्तरी कोर्डोफान राज्य में शुरू हुए हमलों में लगभग 300 लोगों को मार डाला। आरएसएफ इस क्षेत्र में सुडानी सेना से लड़ रहा है। सेना ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्से पर कड़ा नियंत्रण कर लिया है, जबकि आरएसएफ उत्तरी कोर्डोफान सहित पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। अल शबाब विद्रोहियों ने सोमालिया के मध्य हिरान क्षेत्र के टार्डो शहर पर कब्जा कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सोमाली सेना के मेजर मोहम्मद अब्दुल्लाही ने बताया कि बड़े शहरी केंद्रों को जोड़ने वाला एक प्रमुख शहरी किला टार्डो तब ध्वस्त हो गया जब अलकायदा से संबंध अल शबाब के लड़ाकों ने सरकार से संबंध कबीले के लड़ाकों को खदेड़ दिया।